नेपाल के युवाओं ने लीडर का क्राइटेरिया तय कर दिया है कि देश जो भी चलाए मोदी जैसा लीडर होना चाहिए। लेकिन ये लीडर होगा कौन नेपाल में? पहले बालेन शाह का नाम सामने आया था कि वो नेपाल के नए लीडर बन सकते हैं, लेकिन अब सुशीला कार्की का नाम सामने आया है कि वो नई पीएम बन सकती है। आप देखिए कि खुद नेपाल, जहां की क्रांति को देखकर ये लोग नरेंद्र मोदी को हटाने के सपने पाल रहे हैं, खुद वो नेपाल मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रहा है। बॉस, नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति इसलिए हुई कि वहां पर मोदी जैसा कोई लीडर ही नहीं था। ये पब्लिक कह रही है। वहां नेपाल में जो लीडर थे वो बूढ़े बूढ़े होकर भी दशकों से वहां पर जमे हुए थे। इन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, खूब अय्याशी की जिंदगी जी, अकूत दौलत कमाई। इन्हीं के खिलाफ तो नेपाल में विद्रोह हुआ। नेताओं के खिलाफ नारे लगाते हुए युवा सड़क पर उतर आए। जेन जी की क्रांति हो गई, क्योंकि करप्शन और नेपोटिज्म की वजह से नेपाल का बहुत बुरा हाल हो गया था। यानी जेन जी नारे लगा रहा है कि नेताओं के बच्चे गाड़ी में, गाड़ी पहुंची खाड़ी में। यानी नेताओं के बच्चे जो है ना, उन्हीं की वहां पर किस्मत चमक रही थी। बाकी युवा जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ था। तो जो लोग यहां अरमान पाल रहे हैं कि भाई भारत में भी कैसा कुछ ऐसा हो जाए, वो खुद उन पार्टियों में है जहां परिवार ही पार्टी चला रहा है। वहां भी नेपो किड की कमी नहीं है और उनको नेपाल जैसा हाल चाहिए भारत के अंदर। इस तरह की बातें हुई हैं वहां पर नेपाल के अंदर, और इसका मतलब यह है कि बूढ़े नेताओं ने तो अति कर दी। अब शक्ति युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। नेता के बच्चे के तो गाड़ी बंगला सब मिल जाता है, वो बाहर सेटल भी हो जाता है, लेकिन नेपाल के युवा को क्या मिला? यही सिस्टम बदलने के लिए नेपाल के युवाओं ने सरकार उखाड़ दी। नेपाल के जेन जी ने सरकार तो उखाड़ दी, तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अब आगे क्या? नरेंद्र मोदी जैसा लीडर इन्हें कैसे मिलेगा, इसकी तलाश हो रही है। नरेंद्र मोदी जैसा लीडर नेपाल को इसलिए चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊब कर ही भारत नरेंद्र मोदी को लाया था। अब नेपाल भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊब कर क्रांति कर रहा है, तो उसे भी नरेंद्र मोदी की जरूरत दिख रही है। नेपाल के युवाओं ने लीडर का क्राइटेरिया तय कर दिया है कि देश जो भी चलाए मोदी जैसा लीडर होना चाहिए। लेकिन ये लीडर होगा कौन नेपाल में? पहले बालेन शाह का नाम सामने आया था कि वो नेपाल के नए लीडर बन सकते हैं, लेकिन अब सुशीला कार्की का नाम सामने आया है कि वो नई पीएम बन सकती हैं। सुशीला कार्की कौन है? जिनका भारत से भी तगड़ा कनेक्शन है। इनकी पढ़ाई तो खुद ही भारत में हुई है। क्या नेपाल के जेन जी सुशीला कार्की के नाम पर तैयार हो जाएंगे? इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि विद्रोह और तख्ता पलट के बाद अब नेपाल में क्या चल रहा है। क्या नेपाल में तख्ता पलट के साथ ही जो हुड़दंग और अराजकता शुरू हो गई थी, जो लूटपाट चलने लगी थी, जो आगजनी हो रही थी, जेल से कैदी भाग रहे थे, उसमें क्या कंट्रोल हो पाया है? नेपाल की सेना ने क्या एक्शन लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हालात के बीच नेपाल से क्या कह दिया है? पशुपतिनाथ मंदिर पे क्यों अटैक हुआ? भगवान के पीछे क्यों पड़े भाई, अगर नेता से गुस्सा थे? नेपाल में क्रांति करने वाले जेन जी की डिमांड क्या आ गई है? यह सब आज आपको बताऊंगा। नेपाल में जो क्रांति हुई वो नेपाल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए कि अगर इस तख्ता पलट के बाद देश चलाने वाला नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नेपाल को मिला, तो लोग कह रहे हैं कि वहां की भी किस्मत बदल जाएगी। नेपाल के युवा कह भी रहे हैं कि उन्हें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। यानी नेपाल के लोगों को भी पता है कि मोदी है तो जैसे भारत में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी का मंत्र है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वैसे ही नेपाल के युवा अपने देश के नेताओं के करप्शन से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं और उनको लगता है कि भाई ऐसा कोई लीडर नेपाल में आया तो वहां भी स्थिति बदलेगी। उसी गुस्से में तो उन्होंने मंत्रियों के घर जला दिए कि भाई ये भ्रष्टाचारी हैं। मंत्रियों को पकड़ पकड़ कर पीट दिया, मंत्रियों के घरे दफ्तरों को फूंक डाला, क्योंकि नेपाल का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही उनके हिसाब से करप्ट हो चुका था। आप देखिए कि मंगलवार को जब प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर पर धावा बोला तो वहां से नोटों की गड्डियां मिली, जिसे भीड़ ने हवा में उड़ाया। दावा किया गया कि मंत्री के भ्रष्टाचार का पैसा। कल प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर को भी जला दिया था। अब उनके घर का भी एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें देउबा के घर से लोगों को जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि घर में जगह जगह जले हुए नोट बिखरे हुए। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि नेपाल के भ्रष्ट अधिकारी पब्लिक के गुस्से से बचने के लिए हेलीकॉप्टर पर लटक कर ही देश छोड़कर भाग गए। भाई उनको हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हेलीकॉप्टर नीचे उतारेंगे, बैठेंगे, फिर उड़ेगा। ऊपरे ऊपर उनको हवा में टांग के ले गए। नेपाल में पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, गुस्सा जेन जी का कहा जा रहा है सब पर। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल के युवाओं को लगता था कि ये सारे नेता मिलकर एक दूसरे को भ्रष्टाचार के मामले में बचा लेते।
नेपाल ने पहले की प्रचंड सरकार ने कुछ घोटाले की जांच शुरू की थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस के नेता शामिल थे। लेकिन जांच शुरू होते ही दो बड़ी पार्टियों ने आपस की सियासी लड़ाई भूलकर हाथ मिला लिया और दोनों सत्ता में शेयरिंग करके आ गए। दो धुर विरोधी पार्टियों के एक साथ आकर सरकार चलाने से नेपाल में संदेश यह गया कि ये नेता, ये पार्टियां खुद के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए साथ आई। इसी वजह से नेपाल में जब जेनजी ने मौजूदा सरकार को उखाड़ना शुरू किया, संसद में आग लगाई, सचिवालय को फूंक दिया, तो सारे नेताओं के घरों में घुसकर उनके घरों को भी जला दिया, फिर चाहे नेता किसी भी पार्टी का रहा। एक तो इतना करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम और दूसरा परिवारवाद। इससे नेपाल के युवाओं के दिमाग में बारूद भरता चला गया। नेता घोटाले करते रहे, अय्याशी की जिंदगी जीते रहे, अपने बच्चों को विदेश में सेट करते रहे। यह सब नेपाल का जेनजी देखकर उबल रहा था। किस तरह से नेपाल के मंत्री अय्याशी की जिंदगी जी रहे थे, पहले आप वो भी देखिए। आप ये वीडियो देखिए। ये नेपाल के एंटी करप्शन मिनिस्टर का घर है भाई। एंटी करप्शन मिनिस्टर का घर देखिए, महल से कम नहीं है, आलीशान महल नजर आ रहा है। ये नेपाल का आप देखिए, शीश महल का भी बाप लग रहा है। सोचिए अंदर क्या ही लग्जरी होगी। अपने मंत्रियों की इसी करप्शन की कमाई के खिलाफ नेपाल के युवाओं का गुस्सा फूटा। आप एक और वीडियो देखिए, नेपाल के डिप्टी पीएम का जरा घर देखिए। ये घर देखिए डिप्टी पीएम का। इसमें कल प्रदर्शनकारियों ने बवाल मचाया था। आप इस घर की विलासिता देखिए, जिसे देखकर नेपाल के युवा पूछ रहे हैं कि जिस देश के लोग गरीबी में जी रहे हैं, उस देश के मंत्री और नेता के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है बॉस कि महल बना ले रहा है। महल ना है। आप देखिए भाई, जिस तरह से झूमर लगा है, जिस तरह का घर है। ठीक है, नेपाल में राजशाही रही है, लेकिन ये तो वहां पर चुनी हुई सरकार थी, उसके मंत्री थे। नेपाल के युवाओं का कहना है कि ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन ही उनकी आवाज को दबाने के लिए लगाया था। सोशल मीडिया पर नेपाल के युवा नेपो किड यानी नेताओं के उन बच्चों के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे थे जो अय्याशी भरी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि नेपाल के आम बच्चों को अच्छी शिक्षा तक नहीं मिल पा रही। नेपाल के युवा हैशटैग नेपो किड, हैशटैग नेपो बेबी, हैशटैग पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल, इस तरह के हैशटैग के साथ अपने देश के नेताओं के बच्चों की लैविश लाइफस्टाइल शेयर कर रहे थे, उनके वीडियो शेयर कर रहे थे। सवाल उठा रहे थे कि टैक्स पेयर्स के पैसे से नेताओं के बच्चे अय्याशी कर रहे हैं। नेपाल का गरीब आदमी दिन रात मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। तो यहां जो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत खुश हो रही हैं कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में हो सकता है, पहले समझ तो लो कि हुआ क्या है। वहां जिस नेपो किड को लेकर गुस्सा भरा, यहां कौन नेपो किड है पहले आपस में तलाश लो। नेपाल में सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों की शॉपिंग की तस्वीरें पोस्ट हो रही थी। कहा जा रहा था कि नेताओं के बच्चे विदेश से गुची के बैग लेकर लौटते हैं, लेकिन जनता के बच्चे ताबूतों में लौटते हैं। लोगों का इशारा उन युवाओं को लेकर था जो मजबूरी में रूस की सेना में भर्ती हो रहे हैं और यूक्रेन में मारे जा रहे हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर आलीशान जीवन शैली का आनंद लेते नेताओं और सरकारी अफसरों के बच्चों की तस्वीरों पर कमेंट हो रहे थे कि जिस देश के 19% युवाओं के पास नौकरी नहीं है, उस देश के नेपो किड्स जनता के टैक्स के पैसे से जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। नेपाल में इन्हीं सब वजहों से युवा सड़क पर आ गया। उन्हें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो देश को लूटते रहे और अपने बच्चों को बढ़ाते रहे। सरकार के भ्रष्टाचार से नाराज नेपाल के युवा मांग कर रहे हैं कि नेपाल में भी मोदी जैसा लीडर चाहिए।